हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, के.एम. कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण डॉट डॉट हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। ऑप्शन नंबर बी है, परिवार के संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की तरफ अग्रसर होना। ऑप्शन नंबर डी है, पितृ सत्तात्मक अधिकार वाली संरचनाओं का नष्ट होना। और लास्ट है ऑप्शन नंबर ई, प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारियों की उत्पत्ति सहज होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है मर्डॉक ने, ऑप्शन नंबर बी है किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन नंबर सी है के.एम. कपाड़िया ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पी.एन. प्रभु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंग्सले डेविस ने। समाजशास्त्र के आम पाठकों यानी कि विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप में पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज 1949 के लिए जाने जाते हैं। यह पुस्तक पार्सन्स मर्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रकारों का एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। डेविस ने इस पुस्तक के अतिरिक्त परिवार के समाजशास्त्र और वेश्यावृत्ति पर भी काफी लिखा है। उन्होंने नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद स्पष्ट किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है रक्त संबंधी, ऑप्शन नंबर बी है दूरस्थ संबंधी, ऑप्शन नंबर सी है नातेदारी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष संबंधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नातेदारी। ठीक है, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी या स्वजनता कहा जाता है जो रक्त, विवाह अथवा दत्तकता पर आधारित होते हैं। नातेदारी मानवीय समाज का एक मुख्य संगठनकारी सिद्धांत रहा है। नातेदारी व्यवस्थाएं माता पिता और संतानों के बीच, सहोदरों यानी कि भाई बहनों के बीच तथा वैवाहिक दंपतियों के बीच जैविकीय संबंधों के प्रतिरूप के अनुसार व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंध स्थापित करती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। ऑप्शन नंबर ए प्रजातीय वर्जन, ऑप्शन नंबर बी है वर्गगत परवर्जन, ऑप्शन नंबर सी है अगमयागम वर्जन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जातिगत वर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगमयागम वर्जन। ठीक है, प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह में संगोत्र और सपिंड विवाह बहिर्विवाह होते हैं। लगभग सभी समाजों में निकटता विगमन या अगम्यागमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी समाज में नहीं है। ऐसे प्राथमिक नातेदारी के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध का निकटता विगमन या अगम्यागमन निषेध कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मैडॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह पुरुष और स्त्री के बीच प्राकृतिक बंधन है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य में समूह बनाने के स्वाभाविक प्रवृत्ति होते हैं और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामूहिक समाज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। ठीक है,
परिवार को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री जॉर्ज मर्डॉक ने कहा है कि परिवार सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामाजिक समूह है जिसमें नर नारी दोनों लिंगों के वयस्क शामिल होते हैं, जिसमें कम से कम दो के बीच समाज द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है और यौन समागम के फलस्वरूप संतानें या दत्तक संतानें होती हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जात से बहिष्कृत करना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी औपचारिक नियंत्रण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नकारात्मक नियंत्रण का। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जात से बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के दो संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण भारत में फसल काटने के दो त्योहार हैं। ऑप्शन नंबर सी वैदिक युग के दो दर्शन शास्त्री हैं और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्त को विनियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिताक्षरा एवं दाय भाग हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्त को विनियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह? ऑप्शन नंबर ए एल एच मार्गन, ऑप्शन नंबर बी ए एल क्रोबर, ऑप्शन नंबर सी ए वेस्टरमार्क और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इवांस प्रिचार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई वेस्टरमार्क। ठीक है, एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एक फिनिश समाजशास्त्री, मानवशास्त्री व दार्शनिक थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास 1891 के लिए विशेष रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इस प्रकार का खंडन किया है कि हमारे आदि पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप से कामाचारी थे। इस संबंध में उनकी यह उक्ति उल्लेखनीय है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा रूप है और रहा है और ये आगे भी चल के रहेगा। उनके अनुसार विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की? ऑप्शन नंबर ए राधा कमल मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी है भगवान दास ने, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल सी जिमरमैन ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एमएन राय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्ल सी जिमरमैन ने। कार्ल जिमरमैन ने एक ऐसे परिवार को धरोहरधारी यानी कि न्यासी परिवार कहा है जिसमें संपूर्ण परिवार के कल्याण की बलवेदी पर व्यक्तिगत स्वार्थों एवं हितों को न्यौछावर कर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है निकटा भिगमन, ऑप्शन नंबर बी है बहिर्विवाह, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्विवाह और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बहुविवाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुविवाह। जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है तब ऐसे विवाह बहुविवाह या इसके आधार पर बने हुए परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं। बहुविवाही परिवार में एक से अधिक यौन साथी की स्वीकृति होती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल है जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए फुल लेंथ का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जीआरसी लेक्चरर के लिए अभी तक फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं करवाया गया था। अभी तक हाफ
50, 60, 70 इसी के आसपास अभी तक रेगुलर जो मॉक टेस्ट होते हैं वही प्रोवाइड किया जाता है। बट प्रत्येक संडे को आप लोगों के लिए एग्जाम के बेस पर हूबहू बनाया गया मॉक टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा, जिसका जो है आंसर की 1 घंटे बाद जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज का मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीआरसी लेक्चरर के लिए अभी तक जो है जीएस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मॉक टेस्ट फुल लेंथ का नहीं प्रोवाइड किया गया है। जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, 50-60 क्वेश्चन के रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन और सोशियोलॉजी का जो है क्वेश्चन इंक्लूड रहता है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात की ये जो मॉक टेस्ट है ये बिल्कुल फ्री है, ये उसका कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो कई कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें पूछा जाता है सर पैसा कितना, तो सॉरी, पैसा आप लोगों से एक भी नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल अनपेडेड है। ठीक है, शिक्षा को हम जो है व्यवसाय नहीं बनाना है मुझे। ठीक है, तो आप लोग आराम से मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री में दीजिए। मेरा जो पर्पज है यूट्यूब पे आने का, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने का, मॉक टेस्ट लेने का, पूरी मेहनत मेरा एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है कि बस आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही मेरा जो है क्या कहते हैं फीस है। ठीक है, तो आप लोग मुझे फीस दीजिए एज अ सिलेक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष। ऑप्शन नंबर ए दिए गए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1954 में, ऑप्शन नंबर सी है 1955 में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी 1956 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसके आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत संपत्ति का हस्तांतरण वसीयत और बिना वसीयत के आधार पर भी हो सकता है। इस लेख में हिंदू परिवारों के बीच संपत्ति का लेखा जोखा कानूनी आधार पर होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? ऑप्शन नंबर ए है जीएस घुरिये ने, ऑप्शन नंबर बी है एमएन श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर सी है इरावती कर्वे ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी केएम कपाड़िया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केएम कपाड़िया ने। केएम कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है, जबकि इरावती कर्वे ने जो है संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन बताया। जबकि इरावती कर्वे ने क्या बताया है? इरावती कर्वे ने जो है संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन जो है बताया, जबकि पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण किसने बताया? या केएम कपाड़िया ने बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ऑप्शन नंबर ए है जीपी मर्डॉक, ऑप्शन नंबर बी है एआर रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है आईपी देसाई और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एमएन श्रीनिवास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेपी मर्डॉक। मर्डॉक ने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। उन्होंने इसे मानव जात के जीवन और सामाजिक निरंतरता के लिए आवश्यक बताया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी मर्डॉक, ऑप्शन नंबर सी लेवी स्ट्रास और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी क्रोबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेवी स्ट्रास ने। लेवी स्ट्रास के अनुसार समृद्ध संबंधों ने रिश्तेदारी की सबसे बुनियादी और अतार्किक इकाइयों को जन्म दिया, जिससे उन्होंने रिश्तेदारी का परिमाण कहा है, जिसे जो है उन्होंने रिश्तेदारी का परिमाण कहा है। जहां वंश सिद्धांतकारों ने माता पिता और बच्चों के रिश्तेदारों के मूल के रूप में परिभाषित किया, लेवी स्ट्रास ने इसे पति और पत्नी, उनके बेटे और पत्नी के भाई के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है नातेदारी का अणुबम यानी कि परमाणु बम जो है लेवी स्ट्रास ने इस शब्द को जो है गढ़ा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नातेदारी चार्ट में ये जो त्रिभुज जैसा चिन्ह दिख रहा है इसे इंगित करता है किसको इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए स्त्री को, ऑप्शन नंबर बी पुरुष को, ऑप्शन नंबर सी विवाहित, ऑप्शन नंबर सी है जो है से विवाहित को और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष को। या जो त्रिभुज जैसा चिन्ह दिख रहा है ना, ये जो है पुरुष को इंगित करता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि जीआरसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और
असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यह जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है यह जो है पुरुष को या जो है इंगित करता है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि निकटता भिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, और इसका कारण दिया गया है कि निकटता भिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के प्राकृतिक अरुचि का होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है, परंतु इसका जो कारण आर दिया गया है यह हमारा गलत है, ठीक है। यानी कि सभी समाजों में ऐसे कुछ नियम होते हैं जो व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों के बीच विवाह और लैंगिक संबंधों की स्वीकृति नहीं देते, जैसे पिता पुत्री, माता पुत्री, सहोदर भाई बहन आदि। इस प्रकार के निकटतम संबंधियों के बीच वर्जित किए गए हैं। लैंगिक संबंधों को ही निकटता भिगमन निषेध कहा जाता है। निकटता भिगमन निषेध का दायरा हमेशा रक्त संबंध द्वारा निर्धारित हो या जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कथन ए जो है सही है, परंतु इसका जो कारण आर दिया गया है यह हमारा गलत है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए है जेपी मर्डॉक ने, ऑप्शन नंबर बी है ए.आर. ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर सी है बी मैलोनोव्स्की ने, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एल.एच. मॉर्गन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल.एच. मॉर्गन ने। मॉर्गन ने नातेदारी में प्रयुक्त परिभाषित शब्दावली की दो व्यवस्थाओं की चर्चा की है। पहला है वर्गात्मक और दूसरा है वर्णात्मक। वर्गात्मक व्यवस्था में नातेदारी में प्रयुक्त शब्दावली के अंतर्गत एक ही शब्द के द्वारा भिन्न प्रकार के नातेदारों को वर्गीकृत या संबंधित जो है किया जाता है। वर्णात्मक व्यवस्था में हर नातेदारी शब्द केवल एक खास नातेदार एवं एक खास संबंधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए माँ के भाई को मामा, पिता के भाई को चाचा तथा पिता की बहन के पति को फूफा कहा जाता है। ज्यादातर समकालीन समाजों में दोनों प्रकार के यानी कि वर्णात्मक एवं वर्गात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय परिवार के अंदर माँ, पिताजी जैसे वर्णात्मक शब्दों का उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सोरोरेट विवाह है। ऑप्शन नंबर ए है बहन भाई के बीच, ऑप्शन नंबर बी है मौसी के लड़के के साथ, ऑप्शन नंबर सी मातृ पत्नी का बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बुआ की लड़की के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट यानी कि साली विवाह कहते हैं। इसी को जो है साली विवाह भी कहते हैं। जबकि मृत पति के भाई तथा विधवा स्त्री के बीच विवाह को लेवीरेट यानी कि देवर विवाह कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसी के उल्टे को जो है देवर विवाह यानी कि लेवीरेट विवाह कहते हैं। मृत पति के भाई तथा विधवा स्त्री के बीच के विवाह को जो है लेवीरेट यानी कि देवर विवाह कहते हैं। जबकि मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को जो है सोरोरेट यानी कि साली विवाह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भातृक बहुपद प्रथा के, ऑप्शन नंबर बी विनिमय के प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है अधिमान्य विवाह के, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी निषेध विवाह के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिमान्य विवाह के। देवर विवाह तथा साली विवाह जो है अधिमान्य विवाह के उदाहरण है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, द्रौपदी के पांडवों से विवाह उदाहरण है। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अभातृक बहुपद का, ऑप्शन नंबर बी भातृक बहुपद का, ऑप्शन नंबर सी साली विवाह, ऑप्शन नंबर डी है समकालिक साली विवाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भातृक बहुपद विवाह, ठीक है। द्रौपदी का पांडवों से विवाह भातृक बहुपद विवाह का उदाहरण है। इसमें एक स्त्री अपने पति के सभी भाइयों की पत्नी जो है होती है। इसमें जो स्त्री होती है वह अपने पति के सभी भाइयों की पत्नी होती है। वर्तमान में भारत में जौनसार, बावर के खस तथा नीलगिर के टोडा लोगों में जो है यह प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक सदस्यीय परिवार, ऑप्शन नंबर बी एकाकी परिवार, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत परिवार, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी परंपरागत संयुक्त परिवार।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकाकी परिवार। एक परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, एकाकी परिवार कहलाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये हमारा सूची नंबर 2 है। इनका हमें आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है कर्ता। कर्ता का संबंध किससे है? तो कर्ता का संबंध है परिवार के मुखिया से। किससे है? परिवार के मुखिया से है। दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो है परिवार के वरिष्ठ पुरुष मुखिया से। परिवार के वरिष्ठ पुरुष मुखिया से। तीसरा है अंतःविवाह। अंतःविवाह किससे संबंधित है? अंतःविवाह संबंधित है समूह के अंदर विवाह से। समूह के अंदर विवाह से। और चौथा दिया गया अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किससे संबंधित है? अनुलोम विवाह जो संबंधित है, यह संबंधित है उच्च जात के पुरुष का निम्न जात के स्त्री से विवाह से। उच्च जात के पुरुष का निम्न जात की स्त्री विवाह जो है यह अनुलोम विवाह कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है परिवार के मुखिया से। पितृसत्तात्मक परिवार का संबंध किससे है? तो पितृसत्तात्मक परिवार का संबंध है परिवार के वरिष्ठ पुरुष मुखिया से। ठीक है। तीसरा है अंतःविवाह। अंतःविवाह का संबंध समूह के अंदर विवाह से है। और चौथा है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का संबंध उच्च जात के पुरुष का निम्न जात की स्त्री से विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये हमारा सूची नंबर 2 है। हमें इनका आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1961 में पारित हुआ है। कब? 1961 में। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1955 में पारित हुआ है। तीसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। यह कब पारित हुआ? यह जो है 1956 में पारित हुआ है। और लास्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम यह 2005 में पारित हुआ है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका कारण दिया गया है संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों कथन यानी कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर जो है यह एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीतर, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए एल एच मॉर्गन ने, ऑप्शन नंबर बी जेपी मर्डॉक ने, ऑप्शन नंबर सी एल एच लोबी ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ए आर रैडक्लिफ ब्राउन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल एच मॉर्गन ने। एल एच मॉर्गन ने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीदर, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की? ऑप्शन नंबर ए राधा कमल मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी भगवान दास ने, ऑप्शन नंबर सी कार्ल सी जिमरमैन ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एम एन राय ने। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। और मुझे यह बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने कल जो है हमारे बोलने के बाद आप मैक्सिमम लोगों ने जो है कमेंट किया था, यानी कि आप सभी ने कमेंट में ये बताया था कि लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल सी जिमरमैन। ठीक है, कार्ल जिमरमैन ने एक ऐसे परिवार को जो है धरोहरधारी यानी कि न्यासी परिवार कहा है, जिसमें संपूर्ण परिवार के कल्याण की बलवेदी पर व्यक्तिगत स्वार्थों एवं हितों को न्यौछावर कर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आज हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक पक्षीय वंश क्रम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पितृ पक्षीय वंश क्रम, ऑप्शन नंबर बी मातृ पक्षीय वंश क्रम और समूह, ऑप्शन नंबर सी दोहरा वंश क्रम समूह और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सजातीय वंश क्रम समूह। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करिए। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि
कितने लोग जो है सीरियसली पूरे मॉक टेस्ट को जो है सॉल्व कर रहे हैं और किसका जो है लेवल कितना जा रहा है। और आप लोग ये भी जरूर बताया करिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग ये मेंशन नहीं करते हैं कि आपको जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस आप लोग कमेंट में ये बता देते हैं कि लास्ट का क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी बताया करिए कि आपके जो क्वेश्चन यानी कि पूछे जा रहे हैं, यानी कि जैसे आज 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों से को जो है प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया गया है, उस 25 क्वेश्चन में आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसको जरूर मेंशन करिए। इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ता जाता है ना, सभी लोग कमेंट करेंगे तो इससे ये पता चलता रहेगा कि किसका कितना सही हो रहा है, कंपटीशन कितना है, मतलब सारी चीजें मेंटेन रहती हैं। तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर मेंशन करिए, कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, और आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकिए 19 तारीख के पहले जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। यदि आपको जैसे कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट रेगुलर प्रोवाइड ही किए जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट जीआईसी का आप लोग सॉल्व करिए, बट उसके साथ साथ यूपी पीजीटी का जो 120 प्लस प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है उसको भी सॉल्व करिए अगर टाइम मिलता है आपको तो, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईसी का और यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है वो लगभग 93 से 95% इक्वल है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यदि आप लोग यूपी पीजीटी की भी प्रैक्टिस सेट और जीआईसी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपका सिंगल क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद को जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए। एक साल खुद को अगर आप टाइम दे दिए ना तो कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। इसलिए इसी वजह से आप लोग एक साल खुद को 100% दो यार। कितनी दिन तक पढ़ना होना ज़्यादा नहीं है, एक साल पढ़ो बस पर्याप्त है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है या कोई कमी लगी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको हम जरूर दूर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।